संपूर्ण डिजिटल स्टडी करने वाले और ऑनलाइन तरीके से किसी अपने अध्ययन को जारी रखने वाले एवं सामान्यतया इतिहास से संबंधित जानकारियां ढूंढने वाले समस्त इच्छुक पाठकगणों को आज तो साथियों, मैं शिवजी राम बलौदा आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में लौह काल। राजस्थान में लौह काल। इस अध्याय में हम काफ़ी विचित्र जानकारियाँ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान में मनुष्य ने अपनी प्रारंभिक और प्राचीन संस्कृतियों और अपनी सभ्यताओं को त्याग कर नए सिरे से टेक्नोलॉजी से परिचय होकर किस प्रकार से नए युग में, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, तांबे के बाद में कांसा धातु का प्रयोग किया, जिसमें हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कालीबंगा, और तांबा और कांसा के बाद में अगला जो युग है वो है लौह युग। सीधा सा तात्पर्य है कि मनुष्य ने इन दोनों धातुओं के बाद में अपने ज्ञान को बढ़ाया और टेक्नोलॉजी से परिचय हुआ उनका। उस टेक्नोलॉजी का नाम है लौह युग या आयरन एज, यानी लोहे की धातुएं बनाना वो सीख चुका था। ये बात कर रहे हैं हम लौह काल की। ये 1300 BC से स्टार्ट माना जाता है लोहे का प्रयोग। राजस्थान के संदर्भ में ही बात करेंगे हम साथियों। राजस्थान और भारतीय संदर्भ में यद्यपि वर्षों का तालमेल लगभग एक सा है, लेकिन आप उसे फिक्स ना माने कि ये दोनों समान ही हैं। लौह युग के प्रतिनिधि स्थलों की बात करें तो लौह युग के प्रतिनिधि स्थलों में निम्नलिखित स्थान लौह युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक स्थान है नौह, ये नौह भरतपुर जिले में है। दूसरा स्थान है जोधपुरा, ये जोधपुरा राजस्थान के जयपुर जिले में है। तीसरा स्थान है सुनारी, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। और फिर अगला स्थान है रेड, ये राजस्थान के टोंक जिले में। तो ये चारों स्थल लौह युगीन संस्कृतियों, लौह युगीन सभ्यताओं के प्रतिनिधि स्थल माने जाते हैं। यानी यहाँ से लौह युगीन सभ्यताओं के प्रमाण में हमें मिले हैं। तो सबसे पहले बात करें नौह की, तो नौह से भारत में लौह युग का आरंभ होना ये तय होता है। यानी भारत में लौह युग के आरंभ का निर्धारण नौह से मिले अवशेष करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। लौह युग आरंभ होना कहाँ से तय होता है, कहाँ से मिले हुए अवशेषों से तय हो पाता है भारत में? नौह से मिले हुए। जोधपुरा और सोनारी दोनों ही स्थलों से एक ही प्रकार के अवशेष मिले हैं, जिनमें है लोहे गलाने की भट्टियां और उपकरण बनाने की फैक्ट्रियां मिली है। उसके बाद में अगली बात करें रेड की, तो रेड से लौह सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है। यानी बहुत अधिक लोहे के अवशेष हमें मिले हैं, और इसी वजह से रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। ये बहुत ही यूनिक फैक्ट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब होना चाहिए रेड को। और रेड कहाँ है? टोंक में। इसके बाद में अगला एक नोट है, नोट देख लेते हैं। राजस्थान में लौह काल के बाद PGW संस्कृति का उदय हुआ। PGW का मतलब है पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड का मतलब चित्रित, ग्रे का मतलब स्लेटी और वेयर का मतलब मृदभांड। सीधी सी बात करें तो चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, यानी इसमें मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाने लगे? चित्रित स्लेटी रंग के बनाए जाने लगे। तो ये PGW संस्कृति का उदय लगभग 600 BC से माना जाता है। कब से? लगभग 600 BC से माना जाता है। इस PGW संस्कृति के प्रतिनिधि स्थल भी वही स्थल हैं जो लौह युगीन संस्कृतियों के थे, क्योंकि ये मृदभांड इसके उत्तरोत्तर काल में या लगभग थोड़े से समय बाद में ही ये इस मृदभांड का प्रयोग ये लोग करने लगे थे। तो इसके PGW संस्कृति के प्रतिनिधि स्थल भी वही है, लगभग विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी और नौह है। विराटनगर जयपुर जिले में, बाकी की बात हम कर चुके हैं। उसके बाद में एक अगला नोट है, देखते हैं ये क्या कहता है।
पीजीडब्ल्यू के बाद राजस्थान में ऐतिहासिक युग आरंभ हो चुका था, यानी ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो चुका था। ऐतिहासिक युग से तात्पर्य है कि ऐसा युग जिसमें मनुष्य लिखना और लिखने को जो वो लिख रहा है उसको वो पढ़ना भी सीख गया। इसका मतलब लिखना और पढ़ने से वो परिचय हो चुका था, यानी जो भी जानकारियां उसके पास थी वो अब लिखित में उपलब्ध होने लगी। तो पीजीडब्ल्यू के बाद राजस्थान में भी ऐतिहासिक युग प्रारंभ होता है और ये लगभग 600 बीसी की बात है। दूसरे शब्दों में हम बौद्ध काल भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे यदि बात करें तो हम बात करने जा रहे हैं अब प्रमुखता से, हम आज का हमारा जो अध्यापन कार्य है वो लोह युग पर ही है। तो आज हम अब पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख लोह युगीन सभ्यताएं या संस्कृतियां। आखिर वो कौन कौन से केंद्र हैं जहां लोह युग राजस्थान में विकसित हुआ, उससे जुड़े हुए अवशेष मिले हैं। तो ऐसे कुल 15 केंद्र हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैराट की। बैराट के बाद में भीनमाल, भीनमाल के बाद में गिलुंड, गणेश्वर, ईसवाल, बालाथल, नगरी, तिलवाड़ा, बरोर, सुनारी, नोह, जोधपुरा, नलियासर, नगर और रेड। तो ये कुल 15 स्थान हैं। जो बैराट जयपुर जिले में है, भीनमाल जालोर जिले में है, गिलुंड राजसमंद जिले में है, गणेश्वर राजस्थान के सीकर जिले में है, ईसवाल उदयपुर जिले में है, बालाथल भी उदयपुर जिले में है, नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में है, तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में है, बरोर गंगानगर जिले में है, सुनारी झुंझुनू जिले में है, नोह भरतपुर में, जोधपुरा जयपुर, नलियासर भी जयपुर जिले में है, सांबर के पास में है ये, नगर टोंक जिले में है और रेड भी टोंक जिले में है। तो ये कुल 15 केंद्र हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला जो केंद्र हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बैराठ या विराट नगर। तो बैराठ या विराट नगर की बात करते हैं। सबसे पहले बैराठ या विराट नगर की जो पुरास्थल है इनकी खोज की थी कैप्टन बर्ट ने, और ये कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में इन स्थलों को खोज निकाला था, बैराठ के पुरास्थलों को खोज निकाला था। कैप्टन बर्ट ने बीजक डोंगरी जो बैराठ में ही है, विराट नगर में ही है, तो बीजक डोंगरी से अशोक का बाबरू शिलालेख ढूंढा। कौन सा शिलालेख? बाबरू शिलालेख। ये शिलालेख अशोक के जो धार्मिक आस्था है उसके ऊपर केंद्रित है। इसमें अशोक को त्रिरत्नों में विश्वास दिखाया गया है कि अशोक बुद्ध धम्म संघ, जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, उनमें विश्वास करता है, और इससे ये साबित हो जाता है कि अशोक बौद्ध अनुयायी था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंस है इस शिलालेख की कि यह अशोक को उसका बौद्ध अनुयायी होना साबित करता है। दूसरा, ये शिलालेख जब 1837 में खोजा गया था बर्ट के द्वारा, तो उसके 3 वर्ष बाद 1840 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता में थी और अभी भी वहाँ पर म्यूजियम है, तो उस म्यूजियम में 1840 में रखवा दिया गया था और अभी भी वहीं संरक्षित है। आगे बात करते हैं। वर्ष 1871-72 में कैप्टन बर्ट के बाद में कार्लाइल महोदय आए और इन्होंने बैराठ या विराट नगर का पुनः निरीक्षण किया। ये कैप्टन बर्ट के बाद में दूसरे व्यक्ति हैं जो यहाँ विराट नगर में आए हैं। ध्यान से सुनिए एक तथ्य, कार्लाइल उस समय भारत के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था पूरा इंडिया का, उसके तहत राजस्थान के प्रभारी थे ये कार्लाइल, और उस समय भारत के डायरेक्टर थे जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम। तो कनिंगम थे उस समय। कनिंगम के बाद में ये राजस्थान में उनके प्रांतीय अधिकारी थे कार्लाइल। तो इन्होंने ये दूसरे व्यक्ति हैं जो कहाँ पहुँचते हैं? विराट नगर पहुँचते हैं। तो इन्होंने क्या देखा है? देखो, भीमसेन डूंगरी से, बर्ट ने तो बीजक डूंगरी से, और ये भीमसेन डूंगरी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोजने में सफल हो गए। इसके बाद में अगला 1910 एडी में इन दोनों के बाद तीसरे व्यक्ति जो इसके उत्खनन से जुड़े, उनका नाम था डॉक्टर DR भंडारकर। उसके बाद में 1936-37 एडी में यहाँ से प्रमुख व्यक्ति यही है दयाराम साहनी।
और इन्होंने 1936-37 में विराटनगर या बैराट का उत्खनन किया और इन्होंने बीजक, भीम, मोती और महादेव, ये 4 नाम है वहाँ की डूंगरियों के। बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव डूंगरी, तो इन चारों डूंगरियों का इन्होंने उत्खनन किया और यहाँ से उनको गोलाकार बौद्ध चैत्य, जिसमें बौद्ध सन्यासी रहते हैं, बौद्ध विहार या बौद्ध चैत्य, तो उनके अवशेष, उसके अवशेष इनको मिले हैं दयाराम साहनी को वहाँ से। लेकिन ये चीज़ कब फाइनलाइज हुई कि ये बौद्ध चैत्य थे, तो ये 1999 यानी 1999 एडी में ये चीज़ साबित होती है कि ये बौद्ध चैत्य। ध्यान से आगे, ये बौद्ध चैत्य बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। तो हीनयान बौद्ध धर्म का प्रारंभिक संप्रदाय माना जाता है, पुराना संप्रदाय यही है, और जो इसमें नए विचार जुड़े और जब ये हीनयान से अलग हो गए वो कहलाए महायान। 1962-63 ईस्वी की बात कर रहे हैं और दोबारा से दयाराम साहनी के बाद में अगले व्यक्ति आते हैं NR बनर्जी यानी नील रत्न बनर्जी, और दूसरे व्यक्ति थे इनके साथ KN दीक्षित यानी कैलाश नाथ दीक्षित। इन दोनों ने भी 1962-63 में यहाँ का उत्खनन किया। तो शॉर्ट से थोड़ा सा समय ले लेते हैं आपका कि बैराट या विराटनगर का उत्खनन करने वाले 4 व्यक्ति थे, 4 क्रम था। सबसे पहले कैप्टन बट 1837 की बात, दूसरा कार्लाइल, तीसरे DR भंडारकर, चौथे दयाराम साहनी, और फिर है 1962-63 में NR बनर्जी और KN दीक्षित। तो नामों में कंफ्यूज नहीं हो, दयाराम साहनी तो कम से कम याद रखें ही आप, अमूमन यही पूछा जाता है। आगे बात करेंगे हम बैराट या विराटनगर से मिलने वाले पुरावशेषों को लेकर बात की जा रही है अब। तो पहला फैक्ट इस संबंध में, मौर्य युगीन स्वर्ण मंजूषा यानी सोने की पेटी यहाँ से मिली है और इस पेटी में क्या रखे हुए थे, भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे हुए थे। बताओ कितना इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से पत्थर प्रचुर मात्रा में है, यहाँ पर चारों तरफ डूंगरियां हैं। 4 डूंगरियों के तो बारे में हम पढ़ चुके हैं, बीजक, भीम, मोती, महादेव। तो पत्थर प्रचुर है, लेकिन यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं निर्माण सामग्री के, निर्माण के जो अवशेष मिले हैं, भवन, महल वगैरह, तो उनमें ईंटों का प्रयोग किया गया है, न कि पत्थर का। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखें, इन ईंटों की बनावट भी मोहनजोदड़ो के समान थी। तो कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाया जाता है कि इस संस्कृति या सभ्यता के लोगों का संपर्क हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता के लोगों से था। अगला तथ्य, यहाँ से एक बौद्ध मठ भी मिला है। ध्यान से, ये 6-7 कमरों का एक खंडर भवन है। यहाँ से मुद्राएं भी मिली है। मुद्राओं में 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है, जो किसकी बनी हुई है, चांदी की बनी हुई है, और ये मौर्य व इंडो ग्रीक राजाओं की थी। इनके अलावा यहाँ से 28 इंडो ग्रीक राजाओं की मुद्राएं भी मिली है, और ये इंडो ग्रीक राजाओं की मुद्राओं का मिलना ये दिखाता है कि यहाँ पर कभी न कभी यूनानी अधिकार हो गया था, यानी यूनान के लोगों का भी यहाँ अधिकार हो गया था। कुछ समय के लिए मान सकते हैं हम, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। आगे जो पुरावशेष हैं वो है मिट्टी के बने पूजा पात्र यहाँ से बरामद हुए हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। थालियाँ मिली है, यहाँ से लोटे मिले हैं, मटके मिले हैं, खप्पर मिला है, कुंडियाँ मिली है, घड़े मिले हैं। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रहे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, बट नॉट मेड फॉर कॉपर एंड फेरस। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सभी पात्र मिले हैं, लेकिन इनमें किसी में भी तांबे का और लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी तांबे और लोहे की कलाकृतियाँ यहाँ से नहीं मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा से देख लेना कि यहाँ से तांबे और लोहे की कलाकृतियाँ नहीं मिली है। बैराट के विध्वंस की बात करें कि बैराट नगर की इतनी विशाल साम्राज्य को किसने नष्ट कर दिया होगा, तो ये मिहिर कुल ने नष्ट किया था। इसका विध्वंस किसने किया था, हुण आक्रांता मिहिर कुल ने नष्ट किया था।
अगला तथ्य, यहाँ जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, तो वो यहाँ भी आए थे, विराटनगर में भी, और ये 634 एडी में विराटनगर आए थे। बाद में ये भीनमाल भी गए थे। ह्वेनसांग ने जो 634 एडी में यहाँ पर आए थे, यहाँ विराटनगर में उन्होंने 8 मठ होना लिखा है। यानी उनके अनुसार विराटनगर में कितने बौद्ध मठ थे? 8 मठ थे, जहाँ सन्यासी वगैरह रहते थे। एक और अच्छी जानकारी यहाँ से मिली है कि जो प्राचीन भारतीय लिपि विज्ञान में संक लिपि के नाम से जो लिपि जानी जाती है, तो उस लिपि के यहाँ से प्रचुर मात्रा में प्रमाण। इसके बाद में आगे एक अशोक स्तंभ के टुकड़े भी यहाँ से मिले हैं। अशोक स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो उसके टुकड़े भी विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बौद्ध विहार के चिन्ह भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, बौद्ध मठों के चिन्ह, विहार के चिन्ह। एक पार्श्वनाथ मंदिर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, और ये पार्श्वनाथ मंदिर शक संवत 1509 का है। और शक संवत आपको पता है 78 एडी में शुरू हुआ था, तो 1509 में 78 जोड़ दो, तो इसका मतलब है आज के वर्षों की बात करें, अंग्रेजी वर्षों की, तो 1587 एडी का ये मंदिर है। इसके बाद में एक सती शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ था, और ये विक्रम संवत 1743 का है। कब का है? 1743 का। और विक्रम संवत 57 बीसी में शुरू हुआ था, तो 1643 में से 57 घटा देंगे तो आज के वर्ष प्राप्त हो जाएंगे ग्रिगोरियन कैलेंडर के, जो हैं 1686 एडी। तो सीधी सी बात है, 1587 एडी का तो पार्श्वनाथ मंदिर, और 1686 का एक सती शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से एक मुगल दरवाज़ा प्राप्त हुआ है। ये मुगल दरवाज़ा भवन निर्माण और चित्रकला का एक अच्छा उदाहरण है, अच्छा एग्जाम्पल है। मुगल दरवाज़ा किसने बनाया? तो ये मानसिंह ने बनवाया था। मानसिंह जो कि अकबर का नवरत्नों में से एक रत्न था, और अकबर का सेनापति भी था, तो यही मानसिंह। इसके अलावा यहाँ से एक बगीचा भी प्राप्त हुआ है, इस मुगल दरवाजे के पास में ही है ये। और ये बगीचा भी किसने बनवाया? मानसिंह ने। तो मुगल दरवाजा और बगीचा किसने बनवाया यहाँ पर? मानसिंह ने। तो ये थी बैराठ या विराटनगर की सभ्यता। आगे बात कर भीनमाल सभ्यता की। भीनमाल राजस्थान के जालोर जिले में है, और ये एक उपखंड है। सबसे पहले बात करें इसके उत्खनन की, तो उत्खनन करवाया था 1953-54 एडी में RC अग्रवाल ने, यानी रतन चंद्र अग्रवाल। यहाँ से मिले हुए पुरावशेषों की बात कर ली जाए, यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं उन पर विदेशी प्रभाव झलकता है। ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है कि यहाँ के जो मृदभांड है उन पर विदेशी प्रभाव दिखता है, तथा शक क्षत्रपों के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। जो भारत में विदेशी जातियों के आक्रमण हुए थे, जिनमें शक और क्षत्रप थे, तो उनके सिक्के भी यहाँ से मिले हैं भीनमाल से। इसके अलावा यहाँ से यूनान में जो दूहत्ती सिराई है, तो वो यूनानी दूहत्ती सुराई भी यहाँ से मिली है, और एक रोमन एम्फोरा भी मिला है। रोमन एम्फोरा वो पात्र होता है जो मदिरा पान में काम में आता है, तो ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगली सभ्यता जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड कहाँ है? राजस्थान के राजसमंद जिले में है। लोकेशन की बात कर ही ली जाए तो ये बनास नदी के तट पर दो टीलों का उत्खनन किया गया, और उन दोनों टीलों से ये सभ्यता प्रकाश में आई है, गिलुंड सभ्यता। और उन दोनों टीलों को लोकल लैंग्वेज में, यानी वहाँ की स्थानीय भाषा में मोडिया मंगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडिया मंगरी। बात करें यहाँ के उत्खनन को लेकर, तो उत्खनन यहाँ पर करवाया था 1957-58 एडी में बीबी लाल ने। किसने उत्खनन करवाया? बीबी लाल ने। यहाँ पर 1998 से 2003 एडी के मध्य दोबारा से उत्खनन हुआ है बीबी लाल के बाद, और वो करवाया डॉक्टर VS सिंधे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल USA के थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। तो डॉक्टर VS सिंधे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ने यहाँ पर दोबारा उत्खनन करवाया। उत्खनन से क्या रिजल्ट सामने आए? जो रिजल्ट सामने आए हैं वो सुनिए। ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, यानी यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता थी।
दूसरा इसका समय, इस सभ्यता का समय 1900 से 1700 BC, यानी लगभग ये जो अवशेष मिले हैं ये किस अवधि के मिले हैं? 1900 से 1700 BC के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला बात करें यहाँ से मिले हुए पुरावशेषों की। तो पुरावशेषों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ से मिले हुए मृद भांडों के बारे में, तो यहाँ से 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं और ये 5 प्रकार के मृद भांड है। सादे मृद भांड, काले रंग के मृद भांड, पॉलिशदार मृद भांड और ब्लैक मृद भांड और रेड मृद भांड, यानी काले और लाल। अगला है पशुओं के मिट्टी के खिलौने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं गिलुंड से, जिनमें हाथी, ऊंट और कुत्ते के खिलौने प्रमुख रूप से मिले हैं। हाथी, ऊंट और कुत्ता। अगला है यहाँ से पत्थर की गोलियां, तांबे के अस्त्र, हाथी दांत की चूड़ियां भी प्राप्त हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर जो राजस्थान के सीकर जिले में है, उपनाम है गणेश्वर सभ्यता के। इसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हैं। गणेश्वर सभ्यता का उपनाम, इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि ताम्र युगीन सभ्यताओं के जितने भी केंद्र ढूंढे हैं, जितने भी केंद्र पाए गए हैं, उनमें ये पहला केंद्र था। इसके अलावा इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तो इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। बात करें इसकी लोकेशन की, आखिर ये कहाँ है, तो लोकेशन की बात करें तो ये कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है, यानी जहाँ से कांतली नदी निकलती है वहाँ पर है ये। और ये कांतली नदी निकलती है राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना तहसील से। तो सीधी सी बात है, ये नीम का थाना तहसील में स्थित है। ये सभ्यता कहाँ स्थित थी? वर्तमान नीम का थाना तहसील में। उत्खनन को लेकर बात करें तो 1977 ईस्वी में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन वही RC अग्रवाल ने करवाया था। तो भीनमाल का भी RC अग्रवाल है और गणेश्वर का भी RC अग्रवाल है। उत्खनन से जो रिजल्ट सामने निकल कर आए, उन रिजल्टों की बात करें तो यहाँ से 2800 BC की सभ्यता सामने आ गई, यानी 2800 ईसा पूर्व में जो सभ्यता, जो लोग रहते थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिल गई है। यहाँ से बात करें पुरावशेषों, यहाँ के पुरावशेषों में जितने भी यहाँ से पात्र मिले हैं, जितने भी बर्तन मिले हैं, उनमें 99% तांबा पाया गया है। इसका मतलब अमूमन हर जो भी बर्तन वगैरह, औजार वगैरह, उपकरण वगैरह बनाते थे, उसमें ये तांबे का प्रयोग ही करते थे। इसीलिए इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कह रहे हैं। और यहाँ से देखो, पात्रों में 99% तांबे का मिलना ये दर्शाता है कि ताम्र के यहाँ प्रचुर मात्रा में भंडार थे। इसके अलावा यहाँ से कर्पस वर्णी मृद पात्र भी मिले हैं, यानी कर्पस रंग के मृद पात्र। कर्पस रंग क्या होता है? काला और नीला रंग दोनों संयुक्त रूप से कर्पस कहलाते हैं। तो काले व नीले रंग से रंगे हुए कलर्ड, काले और नीले रंग से अलंकृत मृद पात्र कर्पस वर्णी मृद पात्र कहे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से पत्थर से बना हुआ बांध, उसके साक्ष्य भी मिले हैं और दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन भी यहाँ से मिली है। तो ये था गणेश्वर सभ्यता। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे जिस सभ्यता के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ईसवाल सभ्यता। ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक बस्ती थी ये ईसवाल। क्या थी? उदयपुर की औद्योगिक बस्ती। इसका उत्खनन इसका पुरातत्व विभाग राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर ने किया है, यानी राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विभाग ने इसका उत्खनन किया है। बात करें इसके पुरावशेषों को लेकर, और पुरावशेषों को लेकर बात की जाए तो पुरावशेषों में सबसे पहले यहाँ से प्राक ऐतिहासिक काल से मध्यकाल तक
विकसित 5 स्तरीय सभ्यताओं के प्रमाण हमें मिले हैं। हम ईसवाल की बात करने जा रहे हम ईसवाल की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ से प्राक ऐतिहासिक काल यानी ऐतिहासिक काल से पहले से लेकर यानी ऐतिहासिक काल से भी पहले के काल से मध्य काल तक 5 सभ्यताएं यहाँ विकसित हुई थी और उनके प्रमाण मिले हैं। यानी काफी लंबे समय तक लोग यहाँ रहते थे ईसवाल में। दूसरे पुरावशेष यहाँ से मिले हैं। यहाँ से 2000 वर्ष तक लगातार लोहे गलाने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं ईसवाल से। इसके अलावा यहाँ से कुषाण कालीन सिक्के भी मिले हैं। ऊंट के दांत भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन सिक्के इंपॉर्टेंट है और निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण। तो देखो ये सभी लोहयुगीन सभ्यताएं हैं, तो लोहा गलाने के प्रमाण काफ़ी जगह से मिले हैं। तो अच्छा होगा कि ये वीडियो समाप्त होने के बाद में आप एक पॉइंट ही बना ले कि लोहा गलाने के प्रमाण राजस्थान के कहाँ कहाँ से किन किन संस्कृतियों से प्राप्त हुए हैं। इसको लेकर एक अलग ही नोट डाल लें अपना और उसमें लिख लें इन सबको सेलेक्ट करके। अगली सभ्यता जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बालाथल सभ्यता। ये भी राजस्थान के उदयपुर में है, उदयपुर जिले में ही है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता है ये। उसके प्रमाण यहाँ से मिले हैं जो लगभग 1800 BC के हैं। और इसके साथ साथ यहाँ से लोह युगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं जो 600 BC के हैं। यानी 2 सभ्यताओं के प्रमाण यहाँ से मिले हैं बालाथल उदयपुर से। ये कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। वल्लभनगर तहसील में स्थित है। इसकी खोज किसने की बालाथल उदयपुर की? तो खोज 1962-63 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, शॉर्ट में VN मिश्र, तो वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। ये पुणे यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। पुणे यूनिवर्सिटी के विद्वान थे VN मिश्र। उन्होंने इस स्थल की खोज की थी 1962-63 में बालाथल की। यहाँ पर उत्खनन कार्य की बात की जाए तो उत्खनन कार्य 1993 AD में किया गया और उत्खनन भी यही VN मिश्र के निर्देशन में हुआ। आगे बात करें यहाँ से मिले हुए पुरावशेषों की, तो यहाँ से मिले हुए पुरावशेषों में सबसे पहले यहाँ जो सभ्यता है उस पर हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव पाया गया है। यानी यहाँ के अवशेष और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष काफ़ी मैचिंग करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों का हड़प्पाई लोगों से संपर्क रहा होगा, निकट संपर्क रहा होगा। आगे यहाँ से लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो ईसवाल से भी लोहा गलाने के प्रमाण मिले थे और बालाथल से भी, और दोनों उदयपुर में है ना। इसके अलावा यहाँ से 500 ईसा पूर्व का हाथ से बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा भी यहाँ से मिला है। और यहाँ से बालाथल उदयपुर से एक 11 कमरों वाली बिल्डिंग भी प्राप्त हुई है। आगे हम बात करने जा रहे हैं तिलवाड़ा की। ये तिलवाड़ा जो संस्कृति है लोहयुगीन है, जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये इसकी लोकेशन है लूणी नदी के तट पर, बाड़मेर जिले में। इसका उत्खनन 1966-67 AD में किया गया था। हाँ साथियों, आगे कुष्ठ रोगी का 4000 वर्ष पुराना कंकाल भी यहाँ से मिला है बालाथल उदयपुर से ही। और इसके अलावा योगी मुद्रा में शवादान यानी दफनाने की जो क्रिया है, दफनाना नहीं, शवादान का मतलब है समाधि की जो क्रिया है वो योगी मुद्रा में, योगी मुद्रा का मतलब बैठे हुए, तो उस बैठे हुई मुद्रा में भी बॉडी मिली है वहाँ से। आगे बात करेंगे नगरी उदयपुर की, नगरी चित्तौड़गढ़ की। तो नगरी का पुराना नाम था माध्यमिका और इस नाम का उल्लेख हुआ है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में जो माध्यमिका नगरी थी, यानी जिस माध्यमिका शहर का वर्णन किया गया है, उसका साक्ष्य यूँ माना जाता है कि ये जो चित्तौड़गढ़ वाली नगरी है यही माध्यमिका थी। तो प्राचीन काल में इसका नाम माध्यमिका था। इस स्थल की खोज के बारे में बात करें, खोज कार्लाइल द्वारा 1872 AD में की गई है। उत्खनन की बात करें
तो उत्खनन डॉक्टर भंडारकर द्वारा नगरी चित्तौड़गढ़ का उत्खनन 1904 एडी में किया गया। उसके बाद में सौंदरराजन द्वारा 1915-16 में उत्खनन किया गया। सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा 1962 में इसका उत्खनन किया गया। इसके बाद में बात करें यहाँ से मिले हुए पुरावशेषों की, तो पुरावशेषों में यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर मिला है जिसमें भगवान शिव की मूर्ति है, यानी ये मंदिर शिव जी को समर्पित है। लेख युक्त शिलाएं मिली है, प्रतिमाएं यानी मूर्तियां मिली है, अलंकरण युक्त ईंटें मिली है और मरण मूर्तियां भी यहाँ से मिली है। इसके अलावा यहाँ से जो मिले हुए पुरावशेष हैं उसमें है 4 चक्राकार कुएं भी यहाँ से मिले हैं। इस सभ्यता के समय की बात करें तो ये 500 BC से 200 AD यानी लगभग 700 साल तक यहाँ लोग रहे थे, और ऐसा इस सभ्यता का समय बताया है डॉक्टर VN मिश्रा सर ने। तो VN मिश्र महोदय ने इसका समय बताया 500 BC से 200 AD। यहाँ से मिले हुए पुरावशेषों के बारे में बात करें तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, यानी पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तिलवाड़ा से। और कृषि और पशुपालन के यानी खेती के साथ साथ पशुपालन के साक्ष्य सबसे पुराने वो मिले हैं बागौर से। तो पशुपालन के तिलवाड़ा से और खेती और पशुपालन के एक साथ बागौर से, कंफ्यूज नहीं होना। स्लेटी व लाल रंग के मृदभांड भी यहाँ से मिले हैं, सिलबट्टा मिला है, और मनुष्य की अस्थियों का जो कंकाल है, जो भस्म है, राख है, वो यहाँ से मिली है। इसके अलावा पशुओं की अस्थि अवशेष वाला एक अग्निकुंड भी मिला है, यानी एक ऐसा अग्निकुंड मिला है जिसमें पशुओं की अस्थियां मिली है। 5 स्तरों की सभ्यता यहाँ से मिली है, यानी संस्कृतियों के 5 स्तर यहाँ से मिले हैं तिलवाड़ा से। बरौर की बात करें, बरौर यहाँ से प्रारंभिक एवं विकसित हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी हड़प्पा से पहले के, हड़प्पा के समकालीन और हड़प्पा जिस समय उन्नत अवस्था में थी उस सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। लोकेशन की बात करें बरार की, तो बरार है जो प्राचीन सरस्वती नदी है, उसी को वहीं पर आजकल गग्गर नदी बहती है, और अब तो गग्गर भी नहीं बहती है, तो गग्गर नदी के तट पर है ये बरौर, जिला है गंगानगर। उत्खनन हुआ था इसका 2003 में। आगे बात करें यहाँ के इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो मृदभांडों में यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं उनमें काली मिट्टी भरी हुई मिली है, ठीक है, और कहीं से भी नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखना। ये पुरावशेष जो ये मिला है मृदभांडों में काली मिट्टी, ये अन्यत्र कहीं से भी नहीं मिला है। मई 2006 में एक मृद पात्र मिला था, यानी एक मिट्टी का बर्तन मिला था, जिसमें सेलखड़ी के लगभग 8000 शंख की तराशी चूड़ियाँ मिली थी, यानी सेलखड़ी की बनी हुई लगभग 8000 चूड़ियाँ, शंख की चूड़ियाँ यहाँ से मिली थी। अंगूठी मिली है, बोरला मिला है, मनके 8000 मनके लगभग यहाँ से मिले हैं। ओ सॉरी, उस फैक्ट को अपन ने थोड़ा गलत पढ़ लिया है, दोबारा से पढ़। मई 2006 में एक मृद पात्र में सेलखड़ी के लगभग 8000 मनके यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा शंख की तराशी चूड़ियाँ, अंगूठी और बोरले मिले हैं। यहाँ से लाजवर्द मनके मिले हैं, लाजवर्द मनके मिले हैं, जो केवल ये मनके केवल अफगानिस्तान में मिलते हैं। तो हो सकता है कि हमारे लोगों ने, यानी बरौर में रहने वाले जो गंगानगर में हैं, बरौर के लोगों ने हो सकता है अफगानिस्तान से ही मंगवाया हो ये लाजवर्द मनके। तो इसका मतलब इनका विदेशी संपर्क था, विदेशी व्यापार था। इसके अलावा यहाँ से विकसित हड़प्पा के समान साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ से शहरी सभ्यता के पुरावशेष मिले हैं, सुनियोजित नगर विन्यास मिला है, वही नालियों की बनावट वगैरह, मकान में ईंटों का अनुपात वगैरह हड़प्पा के समान सब बातें मिली है। इसके अलावा यहाँ निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था बरौर में। औद्योगिक अर्थव्यवस्था है ये। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का मतलब एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि ये शहरी सभ्यता का केंद्र था, ग्रामीण सभ्यता का नहीं बरौर। दूसरा, यहाँ से विशिष्ट मृदभांड परंपरा,
के भी प्रमाण हमें मिले। अगला स्थल है सोनारी स्थान। कहाँ है? सोनारी जगह है झुंझुनू जिले में। वही इसकी लोकेशन बात करें तो कांटली नदी के तट पर खैतड़ी तहसील में झुंझुनू जिले में स्थित है ये सोनारी। देश की सबसे पहली यानी सबसे पुरानी लोह भट्टियां यहाँ से मिली है, जिनसे लोहा गलाया जाता था। तो देश की सबसे प्राचीनतम लोह भट्टियां कहाँ से मिली है? सोनारी झुंझुनू से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोह युगीन सभ्यता ही पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से कुषाण काल की मातृ देवी की मृण मूर्ति यानी मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां जो कुषाण काल की है वो यहाँ से मिली है। काले रंग के मृद पात्र यहाँ से मिले हैं। यहाँ की आबादी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की आबादी वैदिक आर्यों ने बसाई थी, यानी वैदिक काल के लोग, और वैदिक काल के मूल निवासी आर्य कहलाते थे। तो यहाँ की आबादी ऐसा कहा जाता है कि आर्य लोगों ने बसाई थी, हमारे पूर्वजों की बात हो रही है। इसके अलावा यहाँ से शंख की चूड़ियाँ, लोहे के तीर ये मिले हैं। अच्छा, ये आबादी वैदिक आर्यों ने बसाई थी, तो इस कथन की पुष्टि कौन करता है? यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं घोड़े और चावल के साक्ष्य, और वो साक्ष्य वैदिक काल के प्रमुख साक्ष्य थे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि यहाँ की आबादी वैदिक आर्यों ने बसाई थी। मिट्टी और पत्थर के मनके भी यहाँ से बरामद हुए हैं। यहाँ से आगे जो स्थल पढ़ा जा रहा है उसका नाम है नौह। तो नौह, जैसा कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है, ये भरतपुर जिले में है। ध्यान से, यहाँ ताम्रयुगीन, वैदिक कालीन, महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, यानी तांबे के युग के, वैदिक काल के वही आर्यों वाले, और महाभारत काल के अवशेष यहाँ से मिले हैं। उत्खनन की बात करें तो यहाँ का उत्खनन, नौह का उत्खनन 1963-64 एडी में वही आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। दोबारा से पढ़ लेते हैं। उत्खनन 1963-64 एडी में आर.सी. अग्रवाल सर ने करवाया था, और ये आर.सी. अग्रवाल सर ने ही बीनमाल का उत्खनन करवाया था। समय की बात करें तो 1100 से 900 BC यहाँ पर लोग रहते थे इस समय के दौरान, और ऐसा रेडियो कार्बन मेथड से पता चला है। बात करें यहाँ के मिले हुए पुरावशेषों की, तो पहला पुरावशेष यहाँ से पत्थर की बनी हुई बहुत बड़ी यक्ष प्रतिमा मिली है, और चुनार पत्थर के टुकड़े मिले हैं। चुनार पत्थर काफ़ी चिकनी पॉलिश वाला पत्थर होता था, और ये दोनों अवशेष, यक्ष मूर्ति और चुनार पत्थर, ये मौर्य कालीन है। इन पर मौर्य काल की पॉलिश मिली हुई है। यहाँ से जो नौह भरतपुर से जो मृदभांड मिलते हैं वो मिले हैं B&R, यानी ब्लैक एंड रेड वेयर, काली और लाल मृदभांड संस्कृति यहाँ से मिली है। लोहे के कृषि उपकरण भी मिले हैं। खेती के उपकरण जो लोहे के बने हुए थे वो भी नौ से मिले हुए हैं। इसके अलावा 16 चक्र आकार के कुएं मिले हैं, यानी गोल घेरेदार कुएं मिले हैं 16। सभ्यता के वही 5 स्तर यहाँ से भी मिले हैं। यहाँ से पक्की ईंटें मिली है, कच्ची नहीं। बरौर से कच्ची ईंट पड़ी थी अभी, और नौह से पक्की ईंट। यहाँ से कहीं राजाओं के सिक्के मिले हैं जिनमें प्रमुख रूप से कुषाण शासक है। कहीं का तो नहीं है, लेकिन अब यूँ कह सकते हैं भाई कुषाणों के सिक्के मिले हैं, क्योंकि यहाँ कुषाण ही हमने लिखा है। तो कुषाण शासक हुविष्क और वासुदेव के सिक्के यहाँ से मिले हैं नौह से। अगला स्थल जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है जोधपुरा। लोकेशन जयपुर जिले में है। 2500 BC से 200 AD के बीच यह सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, यानी यहाँ पर लोग बाग रहते थे और व्यापार फला फूला हुआ था उस समय। बात करें लोकेशन की तो ये जयपुर जिले में साबी नदी है, तो उस नदी के तट पर है जयपुर में। उत्खनन की बात करें तो 1972 से 75 AD में वही R.C. अग्रवाल सर ने और विजय कुमार सर ने यहाँ उत्खनन करवाया था। इसके अलावा अगला फैक्ट, यहाँ से जोधपुरा से लोह गलाने की वही भट्टियाँ मिली है, लोह गलाने की भट्टियाँ मिली है। इसके अलावा अगला तथ्य, गैरिक रंग के पानी पीने के पात्र भी यहाँ से मिले हैं। इसके बाद में अगला स्थल है वो है नलियासर। नलियासर 300 BC से 600 AD, यानी लगभग 900 साल तक सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, यहाँ लोग रहते थे। ये स्थान सांबर के पास में है, जयपुर जिले में ही है इसकी लोकेशन।
बात करें यहाँ पे मिले हुए पुरावशेषों की, तो यहाँ से आहत मुद्राएं या पंचमार्क मुद्राएं, उत्तर इंडो सैसेनियन सिक्के मिले हैं यहाँ से, और वही कुषाण राजा हुविस्क, इंडो ग्रीक और योद्धेयगण और गुप्त काल के चांदी के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। तो कुषाणों से लेकर गुप्त काल के बीच के सभी राजाओं के सिक्के यहाँ से दिख रहे हैं हमें। यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, सोने का, सोना देखो कितना महंगा होता है, सोने का बना हुआ शेर का सिर मिला है, यानी जो लॉयन होता है ना उसका सिर सोने का बना हुआ यहाँ से मिला है नलियासर से। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से 105 कुषाण काल के सिक्के मिले हैं, यानी कुषाण राजाओं के 105 सिक्के यहाँ से हमें मिले हैं। अगला लोह युगीन स्थल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सभ्यता का केंद्र हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है नगर। लोकेशन है इसकी टोंक जिले में है, और ये इसका साक्ष्य लिया जाता है कि महाभारत काल में जो कारकोट नगर था वही ये नगर सभ्यता थी, यानी कारकोट नगर का ही नाम नगर है वर्तमान में। ये टोंक जिले में है। यहाँ से 6000 सिक्के मिले हैं जो मालव जनपद के राजाओं के थे। तो मालव जनपद स्थित था और उसकी राजधानी भी कारकोट नगर ही थी। तो उनके 6000 सिक्के यहाँ से मिले हैं नगर से। इस स्थल की खोज वही कार्लाइल महोदय ने की है। उत्खनन की बात करें तो कृष्णदेव और केवी सौंदरराजन सर ने यहाँ उत्खनन करवाया था। इसके अलावा यहाँ से मिले हुए पुरावशेषों के बारे में बात करें तो पुरावशेषों में यहाँ से लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, अनाज भरने के कलात्मक मटके मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से शुंग काल के, कुषाण काल के नहीं, नगर से शुंग कालीन कामदेव, रति व इंद्र इंद्राणी की मूर्तियाँ या प्रतिमाएं यहाँ से मिली है। इसके बाद में अगला फैक्ट, यहाँ से गुप्त काल के बाद यानी गुप्तोत्तर काल, तो गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद में, बाद वाले काल में बनी हुई महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा मिली है। एक मुखी शिवलिंग मिला है। गणेश जी, दुर्गा मैया, लक्ष्मी मैया की प्रतिमाएं भी यहाँ से मिली है। तो अगला स्थल है सभ्यता का रैड। ये अंतिम है, आज के लोह युगीन सभ्यताओं का अंतिम स्थल है। इसके बाद में ये सभ्यताओं वाला अध्याय खत्म हो जाएगा। देखो इसका समय 300 BC से 200 AD, और यहाँ मौर्य और शुंग कालीन अवशेष मिले हैं। और ये जो काल है ये मौर्य काल का और शुंग काल का ही है। इतिहास के छात्र इस बात को जानते हैं। राजस्थान का टाटा नगर भी इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ लौह सामग्री की प्रचुरता थी, बहुत अधिक मात्रा में लौह सामग्री मिली है। ये स्थान लोकेशन की बात करें तो राजस्थान के टोंक जिले के निवाई तहसील में है। उत्खनन बात करें तो 1938 में दयाराम साहनी सर ने उत्खनन किया था। दयाराम साहनी का नाम काफ़ी लोकप्रिय क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ये रेड का भी उत्खनन इन्होंने किया है। और इनके साथ एक और विद्वान थे, उनका नाम था KN पुरी यानी केदारनाथ पुरी। तो इन सर ने भी इनका साथ दिया था। तो KN पुरी और दयाराम साहनी ने यहाँ उत्खनन किया है। रेड से 115 घेरेदार कुएं मिले हैं। और ये फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से देखना। यहाँ से 3075 आहत मुद्राएं मिली है, यानी पंचमार्क सिक्के मिले हैं। इन 3075 पंचमार्क सिक्कों में प्रमुख है मालव राजाओं के सिक्के, मित्र राजाओं के सिक्के, अपोलोडोटस जो यूनान का देवता था उसका एक सिक्का मिला है, और एक इंडो सैसेनियन सिक्का भी यहाँ से मिला है। अगला फैक्ट देखते हैं। यहाँ से शीशे की एक मोहर मिली है और उस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है मालव जनपद से। ये से शब्द लिखा हुआ है, मालव जनपद से अंकित। मालव जनपद से अंकित मोहर कहाँ से मिली है तो रेड से मिली है। नगर याद मत रख लेना, रेड नगर मालवों की राजधानी थी। सिर पर पगड़ी पहने हुए यक्षिणी जी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है, जो मिट्टी की बनी हुई थी। यानी यक्षिणी की मृण मूर्ति जो सर पर क्या पहने हुए हैं, पगड़ी पहने हुए हैं, वो भी रेड से मिली है। तो 3075 आहत मुद्राएं तो इंपॉर्टेंट है, उनके साथ ये फैक्ट भी बढ़िया है, ये भी याद रखने लायक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हमने लगभग लोह
संस्कृतियाँ और सभ्यताएं हमने पढ़ ली है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रह गए हैं, वो भी देख लेते हैं। इंद्रगढ़ स्थान है बूंदी जिले में, बूंदी जिले की एक तहसील है इंद्रगढ़, और जयपुर। तो इन दोनों का उत्खनन 1870 में C.A. हैकट महोदय ने यहाँ उत्खनन करवाया था। इसके अलावा झालावाड़ राजस्थान का ये एक जिला है, सुदूर दक्षिण अंचल में आता है यही झालावाड़, और इसका 1908 में उत्खनन सेटन कार महोदय ने करवाया था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। शिवजी राम बलौदा। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो फिल्मांकन के दौरान कुछ तकनीकी संबंधी कमियां आ रही थी, आज के वीडियो में काफ़ी दूर करने की कोशिश की है। आगामी वीडियोस की क्वालिटी और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। आपका अपना शिवजी राम बलौदा। धन्यवाद। जय हिंद।